हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए हमारी जो विशेष श्रृंखला चल रही है उसको एक कदम और आगे बढ़ाते हुए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर मैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने भी इस सेशन को स्टार्ट होने से पहले ही लाइक कर दिया, शेयर कर दिया। जैसे मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे बच्चे हैं जो कंटिन्यूअसली सेशन के साथ जुड़ते जा रहे हैं, सेशन को लाइक कर दिया है। जितने भी बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया एक बार हाथ ऊपर करके बता देंगे फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग वो हो जिन्होंने इस सेशन को एनर्जी दी है। तो आप सभी लोगों का शुक्रिया। जहां भी शेयर कर सकते हो जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे फ्रेंड, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे आप लोग। और यहाँ पर मैं आप लोग जो है हाथ ऊपर करके बता भी दीजिए कि आपने लाइक कर दिया, शेयर कर दिया, क्योंकि ये चीज हमें मोटिवेट करती है एकदम चैनल के सेशन के स्टार्टिंग में ही कि आप लोगों के लिए और ज्यादा एनर्जी के साथ में पढ़ाया जाए। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सवाल इसके अंदर में पूछा गया है। आप लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर में मैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करिए और जो जो मैं बताता जाऊंगा उसको आप लोगों को कमेंट में लिखते जाना है, ठीक है। देखिए क्या बोला है, 2025 में एससीओ संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो अध्यक्षता है चीन ने की थी, ठीक है। तो 2025 में एससीओ की अध्यक्षता किसने की, ये क्वेश्चन इसी में हो गया आपका। एससीओ संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एससीओ की स्थापना 2001 के अंदर में हुई थी, ठीक है। एससीओ की स्थापना, ठीक है, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। तो इस बार इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, चीन कर रहा है, ठीक है। तो इसकी थीम क्या है ये आप लोगों से पूछा गया है, ओके। तो इसकी थीम तो आप लोग बताओगे ही बताओगे, साथ ही साथ जो है कुछ इंपॉर्टेंट वाली इंफॉर्मेशन भी मैं आप लोगों को साथ में शेयर करूंगा, वो आप लोगों ने कमेंट में लिखना है। तो इसकी अध्यक्षता चीन कर रहा है इस बार, ये आप लोगों ने याद रखना है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि एससीओ जो है इसके अंदर में कितने सदस्य हैं, तो ये याद रखना है आप लोगों ने। टोटल जो है 10 मेंबर्स है इसके, वो भी आपको लिस्ट में अभी आप लोगों को बता देता हूँ, डोंट वरी, आप टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तो इसकी जो थीम है आप लोगों की वो क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, आप लोगों का आंसर, ठीक है, संघाई भावनाओं को, ठीक है, जो संघाई भावना है उसको बनाए रखना और गतिमान एससीओ, ठीक है। तो एससीओ संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को गतिमान रखना, उसकी भावना को बनाए रखना, ये इसकी थीम थी। तो अपहोल्डिंग द संघाई स्पिरिट, संघाई स्पिरिट को अपहोल्ड करना, बनाए रखना। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। और गतिमान एससीओ, गतिमान एससीओ मतलब एससीओ जो है वो आगे बढ़ रहा है, तो ये इसकी थीम थी। बी इज द करेक्ट आंसर, ये याद रखेंगे आप लोग। अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं फ्रेंड्स एक एक करके सवाल, आप लोग मुझे बताते जाएंगे कि एससीओ की स्थापना कौन से साल में हुई थी। अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया, तो एससीओ की स्थापना जो है फ्रेंड्स ये याद रखना है आप लोगों ने कौन से साल में हुई थी। ये हुई थी आपके 2001 के अंदर में, चाइना और रशिया ने मिलकर इसको स्थापित किया था। मैं आप लोगों को यहां पर मैं बता दूं फ्रेंड कि एससीओ जो है इसका हेडक्वार्टर कहां पर में, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, ठीक है। तो एससीओ जो है इसका हेडक्वार्टर कहां पर में, ये याद रख लीजिएगा आप लोग, बीजिंग के अंदर में है, ठीक है। एससीओ का हेडक्वार्टर्स कहां पर में है, हेडक्वार्टर्स, तो ये याद रखेंगे आप लोग फ्रेंड्स, बीजिंग में है, बीजिंग, बीजिंग में हेडक्वार्टर है इसका। नाम में शंघाई है लेकिन एक्चुअल में इसका हेडक्वार्टर कहां पर में, बीजिंग में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 2001 के अंदर में हुई थी। इंडिया और पाकिस्तान जो है, इंडिया और पाकिस्तान दोनों के दोनों इसके सदस्य है और दोनों के दोनों एक साथ 2017 में इसके मेंबर बने थे। इंडिया और पाकिस्तान कब बने थे इसके सदस्य, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान कब बने थे, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, 2017 के अंदर में। अभी हाल ही में बेलारूस इसका 10वें नंबर का सदस्य बना है 2024 के अंदर में, ठीक है। तो बेलारूस इसका सदस्य बन गया है, तो ये याद रखना है आप लोगों ने। तो ईरान और बेलारूस, इसके पहले 8 सदस्य हुआ करते थे, ईरान और फिर बेलारूस बाद में जुड़ा, तो 10 सदस्य हो चुके हैं इसके। इसके 2 ऑब्जर्वर भी है, अफगानिस्तान और मंगोलिया, ठीक है। तो इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, बेलारूस, ठीक है, ईरान, ऐसे 10 सदस्य जो है फ्रेंड्स इसके ऐसे 10 देश इसके सदस्य है, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी। 2001 में स्थापना हुई, हेडक्वार्टर बीजिंग में है, नाम में शंघाई है लेकिन हेडक्वार्टर बीजिंग के अंदर में है। चाइना इस बार की अध्यक्षता कर रहा है, ये आप लोगों ने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। इंडिया और पाकिस्तान कौन से साल में जुड़े थे, एक बार कमेंट में सभी लोग एकदम जबरदस्त तरीके से लिख दीजिए, ठीक है। कितने सदस्य है टोटल, ये भी एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। 10 है, ठीक है, 10 स्टेट जो है इसके सदस्य है, 10 नेशंस। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है ये आपको बताना है। ये जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दिया है ना, ये यही एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछते हैं, ये याद रखिएगा आप सभी के सभी, ठीक है। बेलारूस अभी हाल ही में जुड़ा है, ठीक है, 2024 के अंदर में बेलारूस, 10 सदस्य है उसके अंदर में टोटल, गुड। नाउ फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों से बोला है कि सबसे शुष्क, सबसे ड्राइएस्ट प्लेस कौन सा है हमारे, सबसे सूखा वाला, ठीक है। तो सबसे सूखा स्थान कौन सा है फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे भारत के अंदर में, तो जैसलमेर जो है फ्रेंड्स, इसको आप लोग
स्वर्ण सिटी के नाम से भी, गोल्डन सिटी के नाम से भी जानते हो, ठीक है। और यहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है, करीब 10 सेंटीमीटर पर वर्ष की वर्षा जो है पर ईयर की वर्षा इसके अंदर में होती है जैसलमेर में, और ये सबसे सूखा स्थान माना जाता है हमारे भारत का, ठीक है। तो आंसर इसको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 69% लोगों ने कमेंट के अंदर में और पोल के अंदर में सही आंसर दिया है। बहुत बहुत जो है कांग्रेचुलेशंस आप लोगों को। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, जैसलमेर। जैसलमेर कहां पर में? राजस्थान के अंदर में है। 10 सेंटीमीटर पर ईयर की लगभग जो है इसके अंदर में वर्षा होती है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। बहुत ज्यादा तापमान इसके अंदर में होता है। और यहाँ पर में डेजर्ट नेशनल पार्क कहां पर में? डेजर्ट नेशनल पार्क कहां पर में मौजूद है? तो जैसलमेर में ही है। डेजर्ट नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, ठीक है। देखो डेजर्ट नेशनल पार्क अगर पूछ लिया जाए ना, रेगिस्तानी नेशनल पार्क कहां पर में है? तो जैसलमेर के अंदर में ही लोकेटेड है वो, डेजर्ट नेशनल पार्क, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहां पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारे आपको बताना है। अब देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन, और यहां पर मैं जो है फ्रेंड्स सभी बच्चे आंसर करेंगे, और जल्दी से कमेंट के अंदर में जो है आंसर करने के साथ साथ में फ्रेंड्स सेशन को लाइक भी करते चलेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। बहुत जल्द हम लोग 1 मिलियन का परिवार होने वाले हैं। तो आपका परिवार, हम सबका परिवार टीचिंग परीक्षा 1 मिलियन होने वाला है, 10 लाख, ठीक है। तो सभी लोग जल्दी जल्दी से सेशन को शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक भी करना है आप लोगों ने यहाँ पर में। तो आंसर देखिए यहाँ पर मैं क्या होगा, पटना जिले के अंतर्गत कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र आते हैं? अब मैंने देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए ना पूरा रिसर्च करके क्या क्या इसमें और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ये सारी चीजें भी मैंने आप लोगों के लिए बनाने की कोशिश की है। अब यहाँ पर में एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि बिहार के अंदर में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो बिहार के अंदर में विधानसभा की जो सीटें हैं फ्रेंड्स वो है 243, ओके, ये आप लोगों ने याद रखना है। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर में बनेगा कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर में सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें हैं, सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा। और कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर में सबसे कम है, ठीक है, सबसे कम विधानसभा की सीटें हैं। ये दोनों ही क्वेश्चन के आंसर आप लोग करेंगे जल्दी से कमेंट के अंदर में। और पटना में कितनी विधानसभा की सीटें, ये तो करना ही करना है आप लोगों ने। देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों से पटना के अंदर में विधानसभा कितनी सीटें आती है, तो पटना जिले के अंदर में जो है फ्रेंड्स विधानसभा की 14 सीटें आती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर में ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है, 14 सीटें हैं। नाउ अब मैं आपको बताऊं फ्रेंड कि सबसे ज्यादा सीटें यही है, ठीक है, 14 जो सीटें है ना, ठीक है, 14 के साथ में पटना के अंदर में ही सबसे ज्यादा सीटें हैं पटना में, ठीक है, 14 सीट्स। और सबसे कम कहां पर में है, क्या ये आप बता सकते हो मुझे? सबसे कम कहां पर में है? सबसे कम विधानसभा की सीटें, ठीक है, सबसे कम विधानसभा की सीटें कहां पर में आपको मिलेंगी? तो फ्रेंड्स इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, सबसे छोटा जिला शिवहर, ठीक है, केवल एक, शिवहर जिले के अंदर में एक ही विधानसभा है, बस शिवहर विधानसभा, ठीक है। तो शिवहर जो है फ्रेंड्स केवल एक विधानसभा की सीट है वहां पर में, तो इसी वजह से सबसे कम विधानसभा की सीट शिवहर जिले के अंदर में। अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से तो आप लोग याद रख सकते हो, शिवहर सबसे कम, पटना सबसे ज्यादा, पटना में 14 विधानसभा की सीटें हैं, ठीक है। अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का बन गया है। जल्दी से तीनों पॉइंट लिख देंगे आप सभी के सभी। पटना में 14 है, सबसे ज्यादा भी पटना में ही है 14, सबसे कम विधानसभा की सीटें जो है शिवहर के अंदर में एक अकेला शिवहर, ठीक है, और टोटल 243 सीट्स है, ये याद रखना है आप लोगों ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को याद रखिए आप लोग, कभी भी एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, इसको भी याद रखिए, करंट के अंदर में ये क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट था, अभी इसकी चर्चा बहुत ज्यादा थी, इसी वजह से ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, 1500 लाइक से बहुत पास में हम लोग और 2000 लाइक से भी, तो जल्दी से एक बार सेशन को शेयर जरूर कर देंगे सभी बच्चे। देखिए फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं कि कौन सा खनिज है जिसको येलो केक के नाम से जाना जाता है, येलो केक या पीले कलर का दिखता है ना फ्रेंड्स, इसी वजह से इसको येलो केक के नाम से जो है जानते हैं। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा? अभी ये न्यूज में बहुत ज्यादा था, आपको पता है कि इजराइल और ईरान के बीच में जो लड़ाई हो रही थी वो पूरी की पूरी लड़ाई इस बात के ऊपर में शुरू हुई कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने वाला है, और न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए आपको पता है कि यूरेनियम को एनरिच करना पड़ता है, ठीक है। यूरेनियम जो है उसके बहुत सारे आइसोटोप्स पाए जाते हैं, ठीक है, उसमें से दो इंपॉर्टेंट है, यूरेनियम 238 और यूरेनियम 235, ठीक है। तो यूरेनियम 235 जो है उसको शुद्ध करके अलग निकालने की जो प्रक्रिया है उसको यूरेनियम एनरिचमेंट या न्यूक्लियर एनरिचमेंट कहा जाता है। वो सेंट्रीफ्यूज मशीन के जरिए जो है उसको बहुत तेजी से घुमा के, ठीक है, बहुत कम मात्रा में निकलता है, तो उसको जमा करना होता है, ठीक है। तो आपको 90% यूरेनियम एनरिच, ठीक है, 90% यूरेनियम एनरिच 235 चाहिए होता है आपको। तो जो वो यूरेनियम का अयस्क होता है ना या ओर होता है जिससे यूरेनियम निकाला जाता है वो येलो कलर का दिखता है, ठीक है, इसी वजह से इसको येलो केक भी बोलते हैं। इसको मेटल ऑफ होप भी बोला जाता है, मेटल ऑफ होप, मेटल ऑफ होप भी बोला जाता है इसको, ये याद रखना है आप लोगों ने, मेटल ऑफ होप,
ये भी याद रखेंगे आप सभी के सभी, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं। तो आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों का हो जाएगा यूरेनियम। ठीक है, तो येलो केक मेटल ऑफ होप के नाम से इसको जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में पूछा जाने वाला पॉइंट है। ठीक है, येलो केक यूरेनियम के अयस्क को ही बोलते हैं, जिसमें से यूरेनियम निकल रहा है, जिसमें यूरेनियम होता है उसमें से निकाला जाता है जिसमें से यूरेनियम, येलो केक। ठीक है, और इसको मेटल ऑफ होप भी बोला जाता है। इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको याद रख लीजिए, आप लोग एग्जाम के अंदर में पूछा जाएगा ये पॉइंट आपका, क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज में था ये। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स। यहां पर मैं देखिए, यहाँ बीपीएससी के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन आपका, इस क्वेश्चन के अंदर में बोला गया कि कौन सा वाला कथन सत्य है। ठीक है, तो आप लोगों को यहां बताना है कि राजा राममोहन रॉय जो है वो मॉडर्न एजुकेशन के अग्रणी थे, मतलब मॉडर्न एजुकेशन को बढ़ावा देने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, तो बताइए यहां पर में राजा राममोहन रॉय, इनको नव जागरण का अग्रदूत या फिर फादर ऑफ इंडियन रिनेसा। ठीक है, भारत के अंदर में जो नव जागरण हुआ है उसका पितामह भी इनको कहा जाता है। ठीक है, बताइए। तो ये भारत के अंदर में जो फ्रेंड्स हिंदू कॉलेज स्टार्ट हुआ था, डेविड हेयर ने 1817 में हिंदू कॉलेज स्टार्ट किया था। अगर आप लोगों को याद आ रहा हो, थोड़े दिन पहले मैंने पढ़ाया भी था आप लोगों को। तो उसको स्टार्ट करने के अंदर में राजा राममोहन रॉय ने मदद की थी। वेदांत कॉलेज कलकत्ता में जो 1825 है उसके अंदर में स्टार्ट किया गया था इन्हीं के द्वारा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है कि राजा राममोहन रॉय को भारत के अंदर में नवीन शिक्षा का अग्रणी या फिर उनको जो है पायनियर कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने भारत के अंदर में हिंदू कॉलेज की जो स्थापना थी कलकत्ता के अंदर में डेविड हेयर के साथ में मिलकर की थी। वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी 1825 के अंदर में। तो शिक्षा को बढ़ावा देने में इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है। ठीक है, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट जो है, स्वामी दयानंद सरस्वती जो है, इन्होंने स्वदेशी और हिंदी का समर्थन किया था। ठीक है, इनका मानना था कि भारत जो है वो भारतीयों के लिए है। तो भारत भारतीयों के लिए है, ये किसने नारा दिया था? तो भारत भारतीयों के लिए, भारत जो है वो भारतीय लोगों के लिए है, अंग्रेजों के लिए नहीं है। ठीक है, तो ये नारा भी बिल्कुल सही है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। ठीक है, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी कब? 1875 के अंदर में। कहां पर में की थी? बॉम्बे में की थी। बाद में इसका हेडक्वार्टर इन्होंने शिफ्ट कर लिया था। ठीक है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो का नारा भी किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। कौन सा कथन सही है ये बोला है तो आपका आंसर आ चुका है, लेकिन फिर भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, विवेकानंद पार्टिसिपेटेड इन पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन, विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद जी ने पार्टिसिपेट किया था। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या आप लोग मुझे बता सकते हो? जितने बच्चों को याद आ रहा है वो बच्चे कमेंट में करेंगे, जिनको रफली याद आ रहा है वो रफली आंसर करेंगे, और जिनको नहीं याद आ रहा है वो मेरे बताने के बाद में आंसर करेंगे कमेंट के अंदर में। तो मैं आप लोगों को अच्छे से बताता हूं, क्योंकि मुझे चाहिए कि आप लोग जो है एक्टिविटी करें। ठीक है, अगर रेडी हो, जिसको नहीं आता है वो हाथ ऊपर कर देगा, जिसको आता है वो लिख भी देगा। तो मैं आप लोगों को बताता हूं, लेकिन लिखना जरूर है आप सभी लोगों ने, ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेंगे फ्रेंड्स, जितने भी लोग देख रहे हैं, और जिन्होंने लाइक कर दिया बता देंगे। 1500 लाइक्स के लिए कांग्रेचुलेशन आप लोगों को। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आप लोगों से, स्वामी विवेकानंद जी जो है वो कब गए थे? 1893 के अंदर में। ठीक है, जो ये पार्लियामेंट हुई थी वर्ल्ड रिलीजन की, विश्व धर्म संसद जो आयोजित हुई थी, वो कब हुई थी? 1893 के अंदर में। और कहां पर में हुई थी ये भी क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों से, तो शिकागो के अंदर में हुई थी। शिकागो कौन से देश के अंदर में पड़ता है? जल्दी बताइए आप लोग। शिकागो, शिकागो आप लोगों को मिलेगा फ्रेंड्स यूएसए के अंदर में। ओके, तो भारत की तरफ से जो है प्रतिनिधित्व करने के लिए गए थे। इन्होंने स्टार्ट ही किया था माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, इस लाइन से उन्होंने स्टार्ट की थी। तो 1893 में शिकागो के अंदर में विश्व धर्म संसद के अंदर में गए थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, हर कोई बच्चा लिख देगा कमेंट के अंदर में अभी। ठीक है, प्लीज लिख दीजिए ताकि आप लोगों को याद हो जाए हमेशा हमेशा के लिए। चलिए, तो फ्रेंड्स ये तीनों के तीनों जो है वो बिल्कुल सही है, तो आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ दी अबव। ठीक है, आपसे सही वाला पूछा था, लिख देंगे कमेंट में आप लोग। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हमारे। देखिए ये क्वेश्चन भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये आता है एग्जाम के अंदर में अक्सर। आप लोगों को जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना था सही वाले, देखते कितने बच्चे लगा पाते हैं। सही ऑर्डर में आप लोगों ने लगाना है यहाँ। बताइए, देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये बोला गया है कि प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। ठीक है, ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट इधर साइड में, ठीक है, वहां होना चाहिए वो। बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर मैं प्रोजेक्ट टाइगर की, तो आपको पता है फ्रेंड्स कि 1983 के अंदर में ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट की अगर मैं बात करूं तो 1992 के अंदर में स्टार्ट हुआ था। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट की बात करेंगे तो 2002 में लागू हुआ था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? अगर ये आप लोगों से क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग क्या आंसर लगाओगे? जल्दी से बताइए आप लोग। ठीक है,
देखिए फ्रेंड्स, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का मकसद ये था कि जो जंगलों के अंदर में जो प्राणी रहते हैं उन लोगों को बचाना, ठीक है, वाइल्ड लाइफ, जंगलों में रहने वाली लाइफ को बचाना, ठीक है। तो 1972 के अंदर में इसको शुरू किया गया था, ठीक है। तो अब आप लोग लगाइए यहाँ पर में आंसर क्या होगा, अब आप लोगों को बताना है इसका आंसर, जल्दी बताएंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। सभी के सभी जल्दी से कमेंट करके आंसर बता दीजिए इसका। तो देखिए, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, ठीक है, तो इसके अंदर में आप लोगों का जो आंसर है वो हो जाएगा, सबसे पहले 3 आएगा, ठीक है। उसके बाद में आएगा आप लोगों का जो है 3 के बाद में आप लोगों का आ जाएगा ये 73 है भाई, ठीक है, 73 है ये, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों का 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों का आ जाएगा फ्रेंड्स 2, ठीक है, और उसके बाद में आ जाएगा आप लोगों का 4। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग याद रख लेंगे। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर में 1 साल का फर्क, ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंदर में। तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कितने लोगों का हो गया ये सही, जल्दी बताइए कितने लोगों ने सही आंसर लगा दिया है। चलिए बहुत बढ़िया, तो ऐसे ही आप लोग आंसर लगाते रहेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपको पूरी की पूरी जो लिस्ट है ये आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी गई है आप लोगों को, सभी लोगों को। तो टीचिंग परीक्षा का टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है, और टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन दोनों ही आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है। मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट वाला आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। पेड ऐप के अंदर में जितने भी बच्चे आप लोग हैं यहाँ पर में जुड़े हुए, जितने जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो एक सेशन आप लोगों के लिए लग रहा है आपके लिए सरप्राइज गिफ्ट के नाम से। उस सेशन के अंदर में जरूर जुड़ना है आप सभी लोगों ने, ठीक है, ताकि आप लोग जो है उसका फायदा ले सके अच्छे से। तो मैं बहुत जल्द आकर आप लोगों को क्लास में, लाइव क्लास के अंदर में आकर उसकी अनाउंसमेंट करूंगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था। देखिए यहां पर मैं क्या बोला है फ्रेंड्स कि बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन था ये नहीं बोला है, ठीक है, बोला है कि गैर कांग्रेसी, मतलब वो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग नहीं करता था, ठीक है। तो गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था ये आप लोगों को बताना है। देखिए फ्रेंड्स, जो ये मुख्यमंत्री बने थे ये जन क्रांति दल था, उससे बने थे ये, ठीक है। टूटी फूटी सरकार, या फिर आप बोल सकते हो कि एकदम चूड़ा बना हुआ, बहुत सारे अलग अलग दल साथ में आकर सरकार बनाए थे 1967 के अंदर में, ठीक है। तो 5 मार्च 1967 से लेकर 28 जनवरी 1968 तक जो है लगभग 1 साल तक ये सरकार चली, ठीक है। तो महामाया प्रसाद, ठीक है, ये बने थे, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो महामाया प्रसाद सिन्हा आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो महामाया प्रसाद सिन्हा ये बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। ये बीपीएससी सीडीपीओ के एग्जाम के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर में पूछ सकता है, याद रखिएगा आप सभी के सभी। तो गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री जो मतलब कांग्रेस से नहीं थे, ठीक है, क्योंकि जो हमारे पहले जितने भी मुख्यमंत्री बने इनसे पहले, चाहे हमारे पहले मुख्यमंत्री हो, सेकंड नंबर के हो, पहले जितने भी लोग थे वो सारे कांग्रेस से बने हुए थे, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी, ओके। तो पूरी की पूरी जो लिस्ट है आप लोगों की यहाँ पर मैं मुख्यमंत्री की वो आपको यहाँ पर मैं प्रोवाइड कर दी है आप लोगों को। सिर्फ फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछा जाता है, अगर आप लोगों को याद हो, आप लोगों से पूछते हैं कि बिहार के अंदर में अब तक कितने पर्सन, ठीक है, मुख्यमंत्री बने। पर्सन यहाँ पर मैं कितने में नंबर के नहीं, ठीक है, अगर 2 बार 3 बार भी कोई एक व्यक्ति बना है तो उसको एक ही पर्सन गिनना है। तो जल्दी बताइए उसका आंसर क्या होगा आपका। आया था कि नहीं आया था क्वेश्चन, कितने लोगों को याद आ रहा है कि ये क्वेश्चन आया था कि कितने पर्सन बने हैं अब तक मुख्यमंत्री। अब चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। देखिए ये क्वेश्चन कल मैंने दर्रों की क्लास कराई थी, दर्रों वाली क्लास कितने लोगों ने देखी है और कितने लोगों ने इसको रिवाइज किया है। जैसे कि आप लोगों ने कहा था कि रिवाइज भी आप लोग करेंगे, तो रिवाइज कितने लोगों ने किया है ये भी बताते चलेंगे आप सभी, बताइए। अगर आपने रिवाइज कर लिया है अच्छे से तो बहुत अच्छी बात है, आपको ये याद हो जाएगा। ये मैंने कल क्वेश्चन आपको दिया था होमवर्क के रूप में। चलिए इसका आंसर अब मैं बता देता हूं आप लोगों को। अगर आपने कल की क्लास देखी है और रिवाइज आपने किया है तो आपको पता होगा फ्रेंड्स कि लेपू लेक ये दर्रा आपका कैलाश मानसरोवर तक जाने के लिए जो है फ्रेंड्स रास्ता है, उत्तराखंड के अंदर में है ये, ठीक है, लेपू लेक दर्रा, ओके। नाथुला दर्रा आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि ये कहां पर में है, सिक्किम के अंदर में है, ठीक है, सिक्किम में नाथुला जेलेपला सिक्किम के अंदर में। तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर में तो नहीं है ये। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश के अंदर में है, एक टूरिस्ट स्टेशन, पता है आप लोगों को, ठीक है। पालघाट दर्रा केरल में है और केरल से तमिलनाडु को जोड़ता है। आपसे कौन सा वाला सही नहीं है ये पूछा था ना आप लोगों से आंसर में, ठीक है, तो कौन सा वाला सही नहीं है, तो नाथुला जो है ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितने लोगों ने सही आंसर लगाया था कल कमेंट के अंदर में, हाथ ऊपर कर दीजिए। रिवीजन
चलिए बहुत बढ़िया, रिवीजन करना है, रिवीजन इज द की, बहुत बढ़िया। तो रिवीजन से ही आपको याद होती है चीजें, ये याद रखिएगा आप लोग, रिवीजन करते रहना है आप लोगों ने। ओके, तो नाथुला, ये सारे के सारे याद हो गए होंगे आप लोगों को। तो जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने सेशन अच्छे से देखा है उनको सारा चीज याद हो गई होगी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बिहार के निम्नलिखित वन्य जीव या पक्षी अभ्यारण्यों में से सबसे बड़ा वाला कौन सा है, ये बताइए आप लोग। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है, वर्ग किलोमीटर की दृष्टि से या क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि 1342 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, इसका क्षेत्रफल है। और आपको ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, कि कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य ये बिहार का सबसे बड़ा, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से अभ्यारण्य है। ठीक है, 1342 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, या फिर वर्ग किलोमीटर, जो भी आपने कहना है, एक ही बात है। ओके, तो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये याद रखना है आप लोगों ने। और सबसे पुराना वाला अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे पुराना है, सबसे ओल्डेस्ट, ठीक है, मुंगेर जिले के अंदर में भीम बांध। तो सबसे पुराना पूछ लिया जाए या सबसे बड़ा पूछ लिया जाए, दोनों ही आप लोग आंसर लगा पाओगे। ठीक है, यहाँ पर में ब्लैक बक जो है फ्रेंड्स, काला हिरन यहाँ फेमस है, यहाँ पर में पाया जाता है। और आपको बता दूं फ्रेंड्स कि कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर में एक झील है जिसको अनुपम झील बोलते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है आप लोगों ने कि अनुपम झील कहां पर में मौजूद है, अनुपम, ठीक है, अनुपम लेक या अनुपम झील, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है ये भी, कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर में है ये मौजूद। तो अनुपम झील जो है फ्रेंड्स कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर में ही मौजूद है। ठीक है, इसके अलावा जो है फ्रेंड यहाँ पर मैं आपको दो झरने भी मिलेंगे इंपॉर्टेंट वाले, वो झरने हैं करकट और तेलहर झरना। ठीक है, करकट झरना और तेलहर झरना कैमूर के पठार के ऊपर में आप लोगों को मिलते हैं, करकट झरना और तेलहर झरना। ठीक है, ये भी याद रख लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ फ्रेंड्स हम लोग हमारे, ठीक है, और ये सारी की सारी चीजें आप लोग करोगे। और सबसे पुराना वाला कौन सा है ये भी याद रख लेना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, सबसे पुराना है भीम बांध। कौन से जिले के अंदर में भीम बांध, ये आप लोग आंसर लगा देंगे। और जल्दी से सेशन को लाइक करते रहेंगे आप लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं यहाँ पर में। ठीक है, 2000 लाइक्स के बहुत ज्यादा क्लोज हम लोग आ गए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे। आपको बताया खुदाई खिदमतगार आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू किया गया था। खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार आंदोलन जो है फ्रेंड्स, इसको लाल कुर्ती आंदोलन भी बोलते हैं। ठीक है, लाल कुर्ती आंदोलन, क्योंकि लाल कलर के शर्ट पहन के इसको किया जाता था, तो लाल, ठीक है, कुर्ती आंदोलन के नाम से भी इसको जाना जाता है। ओके, और खुदाई खिदमतगार आंदोलन इसको स्टार्ट किया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने। इनको जो है फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं, सीमांत गांधी के नाम से भी इनको जाना जाता है। इनको बादशाह खान के नाम से भी जानते हैं, बादशाह खान के नाम से। ठीक है, बादशाह खान के नाम से भी जानते हैं। ये जो पश्तून इलाका था आज के पाकिस्तान के अंदर में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, ठीक है, वहां के लीडर थे, पश्तून लीडर थे ये। ठीक है, तो खुदाई खिदमतगार आंदोलन इन्होंने स्टार्ट किया था, ये याद रखना आप लोगों ने। रेड शर्ट या लाल कुर्ती आंदोलन भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो सीमांत गांधी या बादशाह खान के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। आपको बता दूं कि पहले विदेशी व्यक्ति जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, क्योंकि ऑब्वियसली बात है बंटवारे के बाद में ये पाकिस्तान के नागरिक बन गए, ये बंटवारे के खिलाफ थे। इवन इनको पाकिस्तान की जेल में डाल दिया गया था, ठीक है, बंटवारे के बाद में। तो ये पाकिस्तान के इतना ज्यादा खिलाफ थे, भारत को एकजुट रखना चाहते थे, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, तो इनको जब जो है फ्रेंड्स उनको रिलीज किया गया और फिर बाद में ये काम करते रहे वहां पर में, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर में समाज सेवा का। तो भारत के अंदर में भारत रत्न से भी इनको सम्मानित किया गया था। भारत में भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी व्यक्ति बन गए थे खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, चलिए, तो ये क्या थे फ्रेंड्स, आप लोगों ने याद रखना है कि ये भारत के जो है खिलाफ थे, ये बंटवारे के खिलाफ थे। ठीक है, तो याद रखना है भारत के विभाजन के सख्त खिलाफ थे ये बादशाह खान। नाउ पूना पैक्ट की साइन की डेट क्या है ये आप लोगों को बताना है। पूना पैक्ट की साइनिंग की डेट, केवल 50 लाइक्स 49 लाइक्स दूर है हम लोग यहाँ पर 2000 के टारगेट से। तो जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे जितने भी लोग जुड़े हुए, और एक बार शेयर जरूर कर दीजिए आप लोग सभी लोग। ठीक है, जहां भी शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सभी जगह पे जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे। देखिए, व्हेन वाज द पूना पैक्ट साइन, पूना पैक्ट जो है फ्रेंड्स कौन से तारीख को साइन किया गया था। तो देखो 1932 में तो नहीं हुआ, हमें पता है कि 1930 में हुआ था। तो ये आप लोगों का जो है 1930 के अंदर में तो नहीं हुआ, 1932 में हुआ। तो ये आप लोगों के दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए क्योंकि 1932 के अंदर में हुआ था, ये आपको पता है। ठीक है, 1932 के अंदर में। तो अब आप लोग बताइए यहाँ पर में कि क्या आंसर हो सकता है। मोर देन वन ऑफ दी अबव हो सकता है क्या आंसर। जब दो ऑप्शन यहाँ पर में एलिमिनेट हो गए, कट गए,
तो मोर देन वन ऑफ दी अबव होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है, मोर देन वन ऑफ दी अबव। तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट करना होता है, या तो ए होगा या तो ई होगा, दो ही ऑप्शन आपके पास में मौजूद है, ठीक है। तो आंसर जो है फ्रेंड्स हो जाएगा 24 सितंबर 1932, ठीक है, ये याद रखिए आप लोग। 24 सितंबर 1932 को, ठीक है, पूना की यरवड़ा जेल जो है वहां पर में ये आंदोलन, जो बेसिकली ये जो एग्रीमेंट था ये साइन हुआ था दलितों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए। क्योंकि एक जो है जो उस समय में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, एक ऑफर दिया था कि दलितों को अलग जो है कम्युनिटी मान लिया जाए और उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया जाए, मतलब वो इनको हिंदुओं से अलग माना जाए। तो गांधी जी उसके खिलाफ बैठ गए थे, ठीक है। जो उस समय में प्रधानमंत्री थे, ठीक है, उन्होंने रैमसे जो थे उन्होंने क्या कहा, ठीक है, रैमसे मैकडोनाल्ड, उन्होंने कहा कि भाई आप क्या करिए, आप अगर अंबेडकर मान जाते हैं तो हम इसको रद्द कर देंगे। तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर को मनाने के लिए गांधी जी जो है वहां पर में बैठ गए थे, ठीक है। तो यहां पर में गांधी जी जो है वो तो जेल में थे, तो गांधी जी के बिहाफ पे किसने साइन किया था, क्योंकि बोला जाता है गांधी जी और बी आर अंबेडकर के बीच में हुआ था, लेकिन गांधी जी के बिहाफ पे किसने उस पर साइन किया था कि गांधी जी की अनुमति से साइन कर रहे, तो मदन मोहन मालवीय ने साइन किया था। लेकिन बोला यही जाता है गांधी जी और डॉक्टर बी आर अंबेडकर के बीच में ये साइन हुआ था 24 सितंबर 1932 को, ठीक है। तो मदन मोहन मालवीय जो थे फ्रेंड्स वो थे गांधी जी के बिहाफ पे जिन्होंने साइन किया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। लंदन में अभिनव भारत संस्था की जो स्थापना है वो किसने की थी, ये बताइए आप लोग। अभिनव भारत संस्थान लंदन के अंदर में, तो देखिए फ्रेंड्स लंदन के अंदर में अभिनव भारत संस्थान जो है इसकी स्थापना विनायक दामोदर सावरकर जो है उन्होंने की थी। ये याद रखेंगे आप सभी के सभी, इंपॉर्टेंट है अभिनव भारत। तो अभिनव भारत संस्था की स्थापना ही पूरी की पूरी आप लोगों से पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, मित्र मेला किसने स्टार्ट किया था, मित्र मेला, ठीक है, मित्र मेला 1899 के अंदर में नासिक में इसको स्टार्ट किया गया था। तो ये भी विनायक दामोदर सावरकर ने ही स्टार्ट किया था। अभिनव भारत संस्था भी इन्होंने स्टार्ट की थी, ठीक है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स भारत के 1857 के विद्रोह को भारत की पहली आजादी की लड़ाई इन्होंने ही कहा था, ठीक है। हिंदुत्व हिंदू कौन है, ये एक पुस्तक है जो इन्होंने ही लिखी थी, हिंदुत्व हिंदू कौन है ऐसा नाम से पुस्तक लिखी थी, ठीक है। तो हिंदुत्व शब्द का इजाद किया था इन्होंने, ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर ने। आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई थी, निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई थी, जल्दी से बता देंगे आप सभी के सभी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो रानी की उद्घोषणा जो है फ्रेंड्स अगर आप लोगों से पूछा जाए, रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा मतलब बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी से, ठीक है, सारे अधिकार लेकर ब्रिटिश क्राउन के पास में चले गए थे। और साथ ही साथ जो भारत के राजे रजवाड़े थे उन लोगों को एक तरीके से आप बोल सकते हो कि एक अश्योरेंस दिया गया था कि अब उनके राज्य को नहीं हड़पा जाएगा, ठीक है। तो भारत के राजे रजवाड़ों को बहुत सारी एक तरीके से अश्योरेंस या उनका समर्थन हासिल करने की कोशिश की गई थी, क्योंकि अंग्रेजों को यह बात समझ में आ गई थी कि अगर भारत के जो राजे रजवाड़े हैं अगर वो एक साथ सब खड़े हो गए तो अंग्रेजों को भागना पड़ेगा। 1857 की विद्रोह में भी कई सारे ऐसे इलाके थे जो भारत के इसमें शामिल हुए ही नहीं, स्पेशली साउथ इंडिया जो था उसमें तो बिल्कुल शामिल नहीं हुआ 1857 के विद्रोह में, ठीक है। बंगाल का इलाका, ठीक है, इवन नॉर्थ वेस्ट का इलाका कुछ कुछ हिस्से में शामिल था, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम जो हिस्सा था वो सेंट्रल इंडिया का था, मध्य भारत का। तो भारत के राज्य रजवाड़ों को खुश करने के लिए और ईस्ट इंडिया कंपनी से अधिकार ब्रिटिश क्राउन को स्थापित करने का जो उद्घोषणा थी वो 1 नवंबर 1858 को, 1 नवंबर 1958 को जो है ये घोषणा किसने की थी, लॉर्ड कैनिंग ने की थी। लॉर्ड कैनिंग ने कहां पर में की थी, इलाहाबाद में, इलाहाबाद के अंदर में उन्होंने ये पढ़कर सुनाया था सबको, ओके। तो ये भी पॉइंट है इंपॉर्टेंट, एग्जाम के लिए याद रखिएगा आप सभी के सभी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। आपको बताना है इन विच ईयर वाज संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क, जिसको पटना जू के नाम से भी जाना जाता है, स्थापित किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बताइए जल्दी से, जल्दी से आंसर करते जाएंगे आप सभी के सभी। और एक बार जल्दी से शेयर कर दो यार, जल्दी से जहां भी शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जल्दी से शेयर कर देंगे सभी लोग। और आप कौन कौन सी चीजें हैं जो और पढ़ना चाहते हो आप लोग वो भी बताइए आप, ठीक है। हम एक बहुत अच्छी सी एक बड़ी सी मैराथन भी आप लोगों के लिए प्लान कर रहे हैं, वो भी जो है उसमें कौन सी जो है चीज इंक्लूड होनी चाहिए वो भी बताइए आप। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला सरप्राइज पेड क्लास के अंदर मैं आप लोगों के लिए मैं अनाउंस करने वाला हूँ, जितने भी पेड स्टूडेंट है वो जरूर उस क्लास में जुड़िएगा आप लोग, ठीक है। आप आज आपकी क्लास लगकर तैयार हो जाएंगी वो, और जब भी लगेगी वो क्लास आपने अलार्म लगा के अपने लिए रख लेना है उसको, ठीक है। तो कौन सा संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क जो है फ्रेंड्स पटना जू कब स्थापित किया गया था, अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से तो क्या आंसर करोगे आप लोग,
ठीक है। तो 1972 के अंदर में फ्रेंड्स पटना जू, जिसको संजय गांधी चिड़ियाघर के नाम से भी जाना जाता है, संजय गांधी जैविक उद्यान भी आप लोग बोलते हो, इसकी स्थापना की गई थी। ओके, 1972 के अंदर में। केवल 57% लोगों ने जो है 57% लोगों ने सही आंसर दिया था मेरे बताने से पहले। अब बच्चे लगा रहे आंसर, ठीक है। तो 153 एकड़ के अंदर में ये फैला हुआ है, 153 एकड़ जो जमीन है उसके अंदर में ये फैला हुआ है। ओके, ये जू, और 1972 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी याद रखना आप लोगों ने। पटना जू के नाम से भी इसको जानते हैं। इसका क्षेत्रफल कितना है? 153 एकड़ का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। उत्तरी अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान से भूमध्य रेखा की ओर चलने वाली पवन को क्या कहते हैं? ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, उत्तरी अफ्रीका में, तो अगर मैं यहां पर मैं बात करूं नॉर्थ अफ्रीका की, अफ्रीका को मैं अगर ऐसा बना दूं, ठीक है, शॉर्ट में, तो ये अफ्रीका हो गया आप लोगों का। अफ्रीका में भी बोल रहा है नॉर्थ अफ्रीका में, ठीक है, नॉर्थ अफ्रीका से सहारा से मेडिटेरियन सी की तरफ में, यहां पर में है आपका मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, ठीक है, भूमध्य सागर यहां पर में मौजूद है। तो इधर से इधर जाती है वो हवा, मतलब अफ्रीका से भूमध्य सागर की तरफ में जाती है। यही क्वेश्चन में यही लिखा है, पहले ये देख लो, फिर मैं आपको बताता हूँ पूरी चीज, ठीक है, पूरी कहानी समझाता हूँ आप लोगों को, बट पहले ये बताओ आप लोग, ठीक है, यही चीज लिखी है कि भूमध्य सागर की तरफ में जाती है नॉर्थ अफ्रीका से, ठीक है, नॉर्थ अफ्रीका के सहारा डेजर्ट से भूमध्य सागर की तरफ में जाने वाली हवा, यही लिखा है ना। अब देखिए इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं, इसको सिरोको कहा जाता है, ठीक है, गर्म हवाएं है ये, सिरोको उसको कहा जाता है। ध्यान से देखिए आप लोग इस मैप के अंदर में, और ये मैंने पूरा का पूरा आप लोगों को पढ़ाया है, ठीक है, पेड क्लास में एक एक चीज। जितने भी बच्चे अब तक नहीं जुड़े हैं पेड क्लास के अंदर में, वो जुड़ जाएंगे। टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, या फिर 761110110196978844 नंबर चल रहा है, उसके ऊपर में कॉल या व्हाट्सएप करके आप लोग जुड़ सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है, या डायरेक्टली टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन पे भी चले जाइए। पूरी चीज आपको पढ़ाया है, फोन, बोरा, मिस्ट्रल, सब कुछ आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर में सिरोको जो है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ये एक ऐसी हवा है आप लोगों की जो कहां से चलती है, ठीक है, अफ्रीका की, उत्तरी अफ्रीका से, ठीक है, ये भूमध्य सागर है यहाँ पर में, ठीक है, ये आपको जो दिख रहा है ना, ये है भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। तो ये भूमध्य सागर की तरफ में जा रही है सिरोको नाम की हवा, ठीक है, ये गर्म हवा होती है, सिरोको की अफ्रीका से जाती है। हरमेटन जो है फ्रेंड्स, ये जो हवा है, ठीक है, ये जाती है अफ्रीका के मध्य इलाके से या सहारा रेगिस्तान से आपके अटलांटिक ओशन की तरफ में, ठीक है, अटलांटिक ओशन की तरफ में हरमेटन। लेकिन आपसे भूमध्य सागर की तरफ में जाने वाली हवा पूछा था, इसी वजह से आप लोगों का आंसर हो जाएगा सिरोको। ये क्वेश्चन आपको करवाया है, और पूरा हर एक चीज जो जो बन सकती है इसके अंदर में वो आपको करवाई है, ठीक है। अगर आप कहोगे कि सर एक बार फिर से करवा दीजिए, मैं फिर से करवा दूंगा आप लोगों को, किसी नॉलेज कैप्सूल के अंदर में हम लोग करवा देंगे यहाँ पर में, ठीक है। चलिए, तो सिरोको जो है फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का। और ये बहुत सारी रेत अपने साथ में उड़ाकर लेकर जाती है, तो रेत वर्षा के साथ में जो है ना, रेत भी गिरती है उसमें। ओके, तो ये भी आप लोग थोड़ा सा याद रख सकते हो इस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिहार के निम्नलिखित प्रशासनिक प्रभागों में से किसके पास सबसे कम जिले हैं? देखिए बिहार के अंदर में अलग अलग जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि इसको प्रभाग में बांटा गया है, डिवीजन के अंदर में बांटा गया, मंडलों में। तो 9 मंडल, टोटल 9 मंडल्स है, ठीक है, जो जिले हैं बिहार के, ठीक है, 38 जिले, ठीक है, उनको 9 मंडलों में बांटा गया है। सबसे ज्यादा जिले, ठीक है, कौन से वाले मंडल के अंदर में आते हैं, ये भी आप लोग बता सकते हो। तो पटना जिले के अंदर में जो है फ्रेंड्स, पटना डिवीजन के अंदर में आप लोगों के 6 जिले आते हैं, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, ठीक है, 6 आते हैं। तिरहुत जो कि एरिया वाइज सबसे बड़ा है, उसमें भी 6 ही जिले आते हैं, लेकिन एरिया वाइज सबसे बड़ा है, ठीक है। तिरहुत में पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण आता है, उसके अंदर में मुजफ्फरपुर आता है, वैशाली आता है, ठीक है, सीतामढ़ी आता है, शिवहर आता है, ठीक है, लेकिन एरिया वाइज सबसे बड़ा है तिरहुत डिवीजन आपका, उसमें भी 6 जिले हैं आपके, ठीक है। उसके बाद में जो मुंगेर जिला, मुंगेर डिवीजन है फ्रेंड्स, उसके अंदर में भी 6 है, ठीक है। तो पटना, तिरहुत और मुंगेर, इनमें 6 जिले हैं, ठीक है। लेकिन जो सबसे कम जिले जिसके अंदर में मौजूद है वो है आपका भागलपुर, उसमें केवल 2 जिले मौजूद है भागलपुर में। एक तो खुद भागलपुर जिला, भागलपुर, ठीक है, और दूसरा वाला कौन सा जिला है उसके अंदर में आपका बांका, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने, बांका। केवल 2 जिले मौजूद है इसमें, सबसे छोटा आपका प्रशासनिक प्रभाग है ये, या मंडल है, ठीक है, 9 मंडलों में सबसे छोटा। तो आंसर इसका होगा भागलपुर। कौन कौन से जिले हैं जिसमें सबसे ज्यादा, या फिर आप बोल सकते हो कि 6 डिवीजन है? तो पटना में है 6, ठीक है, पटना में 6 है, 6 जिले आते हैं। तिरहुत में 6 जिले आते हैं, और एरिया वाइज सबसे बड़ा है ये, एरिया वाइज सबसे बड़ा मंडल है, ठीक है। और उसके बाद में जो है फ्रेंड्स एक और है आप लोगों का मुंगेर डिवीजन, जिसके अंदर में 6 जिले आते हैं, ये याद रखना आप लोगों ने, मुंगेर में,
मुंगेर 6 आते हैं, ठीक है। और भागलपुर के अंदर में केवल 2 आते हैं, भागलपुर में केवल 2 जिले आते हैं, तो सबसे कम जिलों वाला भागलपुर हो गया आपका, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों ने याद रखना था इस पर्टिकुलर पॉइंट को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। पूरा मैप आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। यहां पर में है भागलपुर डिवीजन, ठीक है, भागलपुर और बांका, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। एपी कल्चर का संबंध किस चीज से है? एपी कल्चर जल्दी बताइए आप लोग, ठीक है। मैं आप लोगों को जितने भी इंपॉर्टेंट वाले हैं वो सारे बता दूंगा यहां पर में। तो आप लोगों को बताना है एपी कल्चर किसको कहा जाता है? एपी कल्चर आप लोगों ने जो है फ्रेंड्स मधुमक्खी पालन कभी अगर सुना हो, मधुमक्खियों को पालना, ठीक है, शहद के लिए, तो उसको कहा जाता है एपी कल्चर, ठीक है। मधुमक्खियों को पालना, मधुमक्खी पालन जो होता है उसको एपी कल्चर कहा जाता है शहद उत्पादन के लिए। मधुमक्खियों के प्रजनन का सबसे सही समय कौन सा होता है साल में? ये आप लोग कमेंट करके बता दीजिए जल्दी से, ठीक है। जल्दी जल्दी से कमेंट करते जाएंगे आप सभी के सभी, और बता दीजिए कि मधुमक्खियों के पालन में, ठीक है, सबसे जो है उनके प्रजनन का समय कौन सा होता है। तो आप लोग देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं यहां पर मैं सेरीकल्चर की, तो सेरीकल्चर आप लोगों ने याद रखना है रेशम के उत्पादन से रिलेटेड है, रेशम के कीड़ों को पालना, ठीक है। वही अगर हम लोग बात करेंगे हॉर्टिकल्चर की, तो ये फूल और सब्जियों को उगाने का जो है ना, जो कृषि है फूल और सब्जियों को उगाने की, उसको हॉर्टिकल्चर बागबानी कहा जाता है। एपी कल्चर कहा जाता है शहद के लिए मधुमक्खियों को पालना, ठीक है। वर्मी कल्चर जो है फ्रेंड्स, ये कहा क्या होता है? केचुओं को पालना। वर्मी कल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वर्मी कल्चर भी और एपी कल्चर भी। वर्मी कल्चर जो है फ्रेंड्स ये होता है अर्थवर्म को पालना। पिस्सी कल्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिश को आर्टिफिशियल टैंक में पालना ताकि मछलियों को जो है उनकी संख्या बढ़ाकर बेचा जा सके। विटीकल्चर का मतलब होता है अंगूर की खेती करना, विटीकल्चर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वाले, ये क्या आप सभी के सभी लिख सकते हो कमेंट में? क्या आप सभी ये चीजें लिख सकते हो? जल्दी से हाँ या ना में जवाब दीजिए। अगर आप लिख पा रहे हो अपने शब्दों में, ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आप आगे बढ़ रहे हो इसका मतलब, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिए, आपको अपने शब्दों में लिखना है इसको, कमेंट के अंदर में लिखते जाइए आप लोग, अपने अपने शब्दों के अंदर में लिखते जाइए कमेंट के अंदर में, ताकि आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए ये चीज, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 67वीं बीपीएससी के अंदर में पूछा गया प्रश्न आप लोगों का, इसके अंदर में बोला गया है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, ठीक है। तो बिहार विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो बिहार विधानसभा में टोटल सीटें है 243, ठीक है। अनुसूचित जाति मतलब कि एससी कैटेगरी के लिए पूछ रहा है। चलो एससी के साथ में एसटी का भी बता ही देना आप। तो एससी और एसटी के लिए कितनी कितनी सीटें आरक्षित है बिहार विधानसभा के अंदर में, ठीक है। तो 38 सीटें जो है फ्रेंड्स, ये याद रखेंगे आप लोग, 38, ठीक है, एससी के लिए है, ठीक है, 38, और 2 सीट्स एसटी कैटेगरी के लिए है, ओके। ये याद रखिए बिहार विधानसभा के अंदर में। अगर लोकसभा की बात आए तो लोकसभा में जो है फ्रेंड्स कितनी सीटें हैं, ठीक है, एसटी कैटेगरी, एससी कैटेगरी के लिए, एसटी के लिए तो 0 है विधानसभा में, ठीक। चलिए तो आंसर जो है फ्रेंड्स यहाँ पर 243 में से अनुसूचित जाति के लिए एससी कैटेगरी के लिए 38 सीटें हैं। एससी के लिए पूछा है, अगर एसटी के लिए पूछता, अनुसूचित जनजाति के लिए पूछता तो आंसर क्या होता? देखो अनुसूचित जनजाति के लिए पूछता तो 2 आंसर होता, अनुसूचित जाति के लिए पूछा है इसी वजह से 38 आंसर हो जाएगा इसका। ओबीसी के लिए कितनी है? तो ओबीसी के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं है। महिलाओं के लिए अभी हाल ही में संविधान में संशोधन किया गया है, ठीक है, 108वें नंबर का संविधान संशोधन, जिसके जरिए यह बोला गया है कि महिलाओं के लिए विधानसभाओं में और लोकसभा के अंदर में 33% का रिजर्वेशन रहेगा, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपको बताना है भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है मूल अधिकार के रूप में आप लोगों को दी गई है। तो भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल है जिसमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है? तो अगर आपको थोड़ा सा भी याद आ रहा हो फ्रेंड्स, तो आर्टिकल नंबर 19 पूरा डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है, जब हम फंडामेंटल राइट्स पार्ट नंबर 3 पढ़े हैं। कितने बच्चे जिन्होंने पेड क्लास में पूरा सेशन देखा है, ठीक है, पूरा जो है मल्टीपल पार्ट्स में मैंने आपको कराया है उसमें, और एक एक चीज आपको कराई है, ठीक है। 6 जो है राइट्स है आपके, 6 अधिकार आपको दिए गए हैं आर्टिकल नंबर 19 में। अभिव्यक्ति और वाक की स्वतंत्रता, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबल, ठीक है, पीसफुली विदाउट हथियार लेके नहीं तो पता चले कट्टा लेके बैठे हो आप लोग वहां पर में, ठीक है, नहीं, बिना हथियार के आप शांतिपूर्ण तरीके से जो है वो असेंबल हो सकते हैं, कहीं पे जमा हो सकते हैं, ठीक है, एसोसिएशन बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं अपना, भारत के किसी भी क्षेत्र में अबाध रूप से जा आ सकते हैं आप लोग, ठीक है, आपको किसी भी इलाके में जाकर आप बच सकते हो, ठीक है, और कोई भी जो है अपना काम धंधा शुरू कर सकते हो, आपको ये अधिकार है। तो
आर्टिकल नंबर 19 में 6 अधिकार आपको दिए गए। कोई भी अपना काम धंधा, आपको पानीपुरी का ठेला लगाना है, पानीपुरी का ठेला लगा लो आप लोग। भारत के किसी भी क्षेत्र में आपको जो है अंडमान निकोबार में जाकर लगाना है, वहां जाके लगा लो। लक्षद्वीप में जाना है, वहां चले जाओ। कहीं पे भी जाके घूमना है भारत में, कहीं भी आप जा सकते हो। यूनियन बना सकते हो अपना, ठीक है, संघ बना सकते हो अपना, कोई ग्रुप वगैरह, ठीक है। कहीं आप इकट्ठा हो सकते हो विदाउट आर्म्स, बिना हथियारों के। और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर में ही फ्रीडम ऑफ प्रेस भी आता है। फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस, ठीक है। तो मीडिया की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल के अंदर में आती है? आर्टिकल नंबर 19(1) के अंदर में ही आती है। ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। फ्रीडम ऑफ प्रेस, ठीक है। चलिए, तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहां पर मैं आंसर आप लोगों को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर। ओके, नाउ अब मैं चाहता हूं फ्रेंड्स, आप लोग जो है ये जो जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, देखते कितने बच्चे जो है इसको आप लोग कमेंट के अंदर में लिख पाते हो। आपको क्या करना है, कमेंट के अंदर में ये सारे के सारे लिखना है, एक एक करके भी आप लोग लिख दोगे। और जो सही आंसर लिख रहा है, ठीक है, उसके कमेंट को आप लोग लाइक भी करते चलिए, आप लोग सभी लोग, ठीक है। जो लिख रहा है ना सही, उसके कमेंट को आप लाइक करोगे तो ज्यादा जो है एक हेल्दी कम्युनिटी आप लोगों की यहाँ पर में बनती जाएंगी। 2500 लाइक्स हो चुके हैं, आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन सभी लोगों को फ्रेंड्स, ठीक है। और इसको आप लोग एक एक करके लिखते जाइए। सेरिकल्चर क्या होता है, हॉर्टिकल्चर क्या होता है, वर्मी कल्चर क्या होता है, लिखते जाना है आप सभी लोगों ने। और साथ ही साथ आप मुझे बताओगे कि एससीओ जो हम लोगों ने देखा था, ठीक है, उसकी स्थापना कौन से साल में हुई थी, उसका हेडक्वार्टर कौन सा है, और अभी 2025 में इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है। भारत और पाकिस्तान एससीओ के सदस्य कौन से साल में बने थे, ये भी कमेंट करके बता दीजिए आप लोग, ठीक है। भारत और पाकिस्तान एससीओ के, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष जो है अध्यक्षता 2025 में कौन कर रहा है, और भारत और पाकिस्तान कौन से साल में बने थे इसके सदस्य, और टोटल कितने सदस्य है इसके अंदर में, ये भी बता दीजिएगा आप लोग, कमेंट करके बताइए आप लोग। और इसमें भी ये भी लिखते जाइए सभी के सभी, ठीक है, पूरा का पूरा लिख देना है आप लोगों ने कमेंट के अंदर में अच्छे से, जो जो भी आपको याद रहा है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन बनेगा आप लोगों का, ये याद रखना आपने। ये 6 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए ये वाले, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो है लेक्चर के अंदर में हम लोग मिलते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, पेड क्लास में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली अनाउंसमेंट करने वाला हूं आप लोगों के लिए, तो सभी लोग तैयार रहिएगा। आपके जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, जैसे ही वो सेशन रहेगा उसमें लाइव आना है आप लोगों ने एग्जैक्ट, ठीक है, ताकि आप सभी के सभी जो भी मैं आप लोगों को जो है सरप्राइज देने वाला हूं उसका आप लोग सभी लोग आनंद ले सके। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।